नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है यूरोपियंस कंपनियां जो भारत आई वो किस तरीके से आई, उनका आगमन कैसे हुआ। भारत में जो यूरोपियन कंपनियां आई थी उनका आगमन का जो उद्देश्य था वो व्यापार करना था शुरुआत में, लेकिन वो भारत की भव्यता से प्रभावित होकर धीरे धीरे भारत में ऐसे घुसपैठ करने लगे और अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे। जो भारत में यूरोपियंस कंपनियां आई थी वो उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज और फिर डैनिश और फिर फ्रांसीसी। पुर्तगालियों के भारत आने के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला था अरबों और वेनिश व्यापारियों के प्रभाव को भारत से समाप्त करना और दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार करना। जो भारत में पहला पुर्तगाली और पहला यूरोपियन यात्री था वो वास्को डी गामा था, जिसने 90 दिन की यात्रा करके अब्दुल मनिक, एक गुजराती उसका पथ प्रदर्शक था, उसकी सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी में वो भारत आया और वो भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां पर उसका स्वागत उस समय वहां का जो हिंदू शासक था जमोरिन ने किया। वास्को डी गामा को पहले से व्यापार कर रहे अरबों के विरोध का उस समय सामना करना पड़ा। उसके बाद वो 1499 ईस्वी में वापस लौट गया। उसे भारत में व्यापार से लगभग 60 गुना लाभ मिला और जो कि पुर्तगाली का उद्देश्य था कि पूर्वी जगत के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार को स्थापित करना था और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप, ये जैसा जो आप मैप देख रहे हैं इसमें ये दर्शा रहा है, जो लाइनिंग है डार्क कलर की, उन्होंने कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में पहला गवर्नर बनकर आया और 1509 ईस्वी तक वो रहा। अल्मीडा ने गुजरात, मिस्र और टर्की की संयुक्त सेना को पराजित करके द्वीप पर अधिकार कर लिया और उसके बाद अल्मीडा ने अल्मीडा की मदद से हिंद महासागर में पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया और उसे फिर प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। 1511 ईस्वी में उसने दक्षिणी पूर्व एशिया के मलक्का और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में खरमुज की जो व्यापारिक मंडी थी उस पर अधिकार कर लिया। 1529 ईस्वी में फिर नीना दा कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। उसने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया। पहले जो राजधानी थी उनकी पुर्तगालियों की वो कोचीन थी और उसने जो नीना दा कुन्हा था उसने राजधानी जो थी कोचीन से गोवा कर दी। उसने 1534 ईस्वी में बसीन और 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1542 ईस्वी में मार्टिन अल्फोंसो डिसूजा गवर्नर बनकर भारत आया और उसके साथ एक जेसुइट संत थे फ्रांसिस्को जेवियर, वो भारत आए। ईसाई संत जेवियर ने गोवा की जो स्थानीय जातियां थी और मछुआरे थे उनको ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। फिर पुर्तगालियों ने अपने समुद्री साम्राज्य को इस्तादो द इंडिया नाम दिया। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, जिसके तहत उनके अधिकतर जो क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज थे उनको सुरक्षा कर देना होता था, जिसे कार्टर्स कहा जाता था और ये एक तरीके से परमिट की तरह होता था। और ये मुगल साम्राज्य के जो शासक थे अकबर जो उस समय थे उनको भी ये सुरक्षा कर देना पड़ता था। भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च और जो तंबाकू की खेती की जाती है वो पुर्तगालियों की ही देन है। पुर्तगालियों द्वारा मध्य अमेरिका से आलू और मकई लाया गया था और भारत में जो गौथिक स्थापत्य कला की जो शुरुआत की थी वो पुर्तगालियों ने की थी। जैसा ही आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर जो आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको, ये गौथिक स्थापत्य कला है जो कि पुर्तगालियों ने इसकी शुरुआत की। और भारत में जहाज निर्माण और जो प्रिंटिंग प्रेस है वो तकनीक लाने का श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित पहली फैक्ट्री जो थी वो हुगली में थी।
1793 ईस्वी में पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले जो पहले यूरोपियंस थे वो पुर्तगाली ही थे। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली शक्ति को मजबूत किया। पश्चिमी तट पर गोवा, सालसेट, बसीन, ड्यू, चोल और बंगाल में हुगली और मद्रास तट पर सांथोम जो है वो पुर्तगालियों के अधिकार में चले गए। पुर्तगालियों की जो ये सफलता थी वो अस्थायी थी। अंत में गोवा, दमन, दीव के अलावा उनके अधिकार में कुछ नहीं रहा। 1629 में शाहजहां ने उनसे हुगली छीन लिया। 1639 में मराठों ने उनसे सॉल्सेट और बसीन वाले क्षेत्र छीन लिए। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों को मुंबई जो है वो जो बम्बई कहा जाता था पहले, अंग्रेजों को दहेज में देना पड़ा। 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों की जो शक्ति है वो भारत में डचों के आगमन और धार्मिक असहिष्णुता और पुर्तगाली जो शाही सरकार थी उसके हस्तक्षेप के कारण क्षीण होने लगी। जो पुर्तगालियों की जो शक्ति है वो कम कैसे होने लगी? भारत में डचों का आगमन हो गया था और उनकी खुद की धार्मिक असहिष्णुता की नीति, इसके अलावा पुर्तगाली शाही सरकार की जो नीति थी उसके हस्तक्षेप के कारण पुर्तगालियों की शक्ति कमज़ोर होने लगी और पुर्तगालियों का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। फिर डच जो कि हॉलैंड निवासी थे 1596 ईस्वी में भारत आए। डचों ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डचों द्वारा भारत में पहली कोठी जो स्थापित की गई थी मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में और जो दूसरी की गई थी वो पुलिकट में की थी। डचों द्वारा जो अन्य कारखाने स्थापित किए गए थे वो सूरत, विमलीपट्टनम, चिंसुरा जो कि बंगाल में, पटना, नागापट्टनम यहाँ पर इनके कारखाने स्थापित किए गए थे। इन डचों का जो मुख्य उद्देश्य था वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई के टापुओं पर व्यापार करना था और भारत उनके व्यापारिक मार्ग में पड़ने वाली बस एक कड़ी के रूप में था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। 17वीं शताब्दी में डच जो थे वो महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में रहा और वो भारत से नील, शोरा, सूती वस्त्र, रेशम, अफीम ये जो महत्वपूर्ण वस्तु थे उनके निर्यात किया करते थे। 18वीं शताब्दी में डच शक्ति अंग्रेजों के सामने कमज़ोर पड़ने लगी और 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच एक बेदरा नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें डच शक्ति जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई और 1795 ईस्वी तक अंग्रेजों ने उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया। और यूरोप में आने वाली जो सभी जो व्यापारिक कंपनियां थी उसमें जो सबसे शक्तिशाली थे वो अंग्रेज थे। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल नामक पहला अंग्रेज भारत आया था। इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया जिसके तहत वो 15 वर्षों तक भारत में व्यापार कर सकते थे। कंपनी से 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जो तत्कालीन मुगल शासक थे जहांगीर, उनके दरबार में इंग्लैंड का राजदूत बनकर आया। भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हॉकिंस ने सूरत में बसने की अनुमति मांगी, किंतु पुर्तगालियों और स्थानीय व्यापारियों के विरोध के कारण जहांगीर चाहकर भी अंग्रेजों को सूरत में बसने की आज्ञा न दे पाया। इसके फलस्वरूप अंग्रेजों ने बलपूर्वक 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन द्वारा स्वाली नामक एक जगह पर पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को हराकर भगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी बनाने की आज्ञा दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1611 में मछलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। 1613 में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया गया और 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है कि जहांगीर के दरबार में कौन सा ब्रिटिश राजदूत आया था, वो था सर टॉमस रो। टॉमस रो का एकमात्र उद्देश्य था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना और विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी को खोला। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के युवराज चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने से पुर्तगाली द्वारा जो बम्बई है वो अंग्रेजों को दहेज में दे दिया गया। तो दहेज में प्राप्त मुंबई को 1668 ईस्वी में बम्बई को 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया और 1698 ईस्वी में सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुर का जो जमींदारी है वो अंग्रेजों ने 1200 रुपये में प्राप्त कर ली, जो कि बाद में विकसित होकर
कलकत्ता के रूप में उभरे, जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। 1715 में जॉन सरमन ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से एक फरमान प्राप्त किया, जिसके तहत अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक किराए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं। 23 जून 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में जो बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेजों की जीत के बाद भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति या शासक शेष नहीं बचा था जो कि अंग्रेजों को हरा सके। अंग्रेजों ने कई महत्वपूर्ण युद्ध और संधियां की, जिसके फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता तक अंग्रेजों का भारत पर एक छत्र राज रहा। यूरोपियन कंपनियों में अंग्रेजों ने भारत पर सर्वाधिक शासन लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया। अंग्रेजों द्वारा क्रमशः सूरत, मद्रास जो कि चेन्नई है, बम्बई जो कि अभी का मुंबई, और कलकत्ता जिसे अभी कोलकाता कहा जाता है, उसमें अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और अंग्रेजों का जो उद्देश्य था वो भारत में गन्ना, अफीम, चाय, कहवा, पटसन जो आदि खेती थी, इनको सस्ते दामों पर खरीदकर इंग्लैंड में भेजना था। इसी कारण से अंग्रेजों ने भारत में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाई, सड़कों का निर्माण करवाया, और साथ ही अंग्रेजों का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत में आयातित किए गए महंगे कपड़ों को भारत में बेचना भी था। अंग्रेजों के बाद फिर डैनिश आए। डेनमार्क की जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। डैनिशों ने 1620 ईस्वी में त्रंकोबार यानी तमिलनाडु में है तथा 1676 ईस्वी में सेरामपुर जो कि बंगाल में, यहाँ पर अपनी कुछ फैक्ट्री और बस्तियां बसाई थी, जिसमें सेरामपुर प्रमुख थी। ये कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही और अंततः 1845 ईस्वी तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेचकर ये चले गए। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में लुई XIV के शासनकाल में मंत्री कॉलवर्ट द्वारा पहली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त करके सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। 1669 ईस्वी में दूसरा कारखाना गोलकुंडा के सुल्तान की स्वीकृति प्राप्त करके मछलीपट्टनम में खोला, पहला सूरत में और दूसरा मछलीपट्टनम में। फ्रांसिस मार्टिन ने 1673 ईस्वी में वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां से पुडुचेरी गांव प्राप्त करके फिर पांडिचेरी की स्थापना की। 1674 ईस्वी में बंगाल के एक सूबेदार थे शाइस्ता खां, उन्होंने फ्रांसीसी को चंद्रनगर में कोठी निर्माण की अनुमति दी। 1742 ईस्वी के बाद डुप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्तियों का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेजों से उनका संघर्ष प्रारंभ हुआ। 17 से 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने क्रमशः बंगाल और कर्नाटक में अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया और अब इन दोनों में भारत में सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। और सर्वोच्चता के लिए यह संघर्ष जो था वो दक्षिण यानी कर्नाटक में शुरू हुआ। इन दोनों शक्तियों के बीच 3 युद्ध हुए जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। हम आगे के चैप्टर्स में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहला कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 48 ईस्वी के बीच। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ है 1749 से 1754 ईस्वी तक। और तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1757 से 1763 ईस्वी तक। इन तीनों युद्धों के बाद अंततः अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की जो सत्ता है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दी और अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करी। और इस अवधि के दौरान जो होने वाले जितने भी संघर्ष थे वो सारे के सारे यूरोपियन राजनीति से प्रभावित थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।